India Legal presents Courts Roundup. बिल्किस बानो केस में दोषियों को सरेंडर से राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दोषियों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अलग अलग कारण बताते हुए सरेंडर से फिलहाल राहत देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि याचिका को रिकॉर्ड में ले लिया गया है। इस दौरान बेंच ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है, इसीलिए आवेदन खारिज किया जाता है। सभी दोषियों को 21 जनवरी तक सरेंडर करना होगा। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दोषियों ने आत्मसमर्पण करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। दोषियों द्वारा आत्मसमर्पण करने का समय 21 जनवरी को समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने सभी 11 दोषियों द्वारा जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए अतिरिक्त समय मांगने के लिए दायर आवेदनों को खारिज किया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि दोषियों ने जो कारण बताए हैं उनमें कोई दम नहीं है। पीठ ने आगे कहा, हमने सभी के तर्कों को सुना। आवेदकों द्वारा आत्मसमर्पण को स्थगित करने और वापस जेल में रिपोर्ट करने के लिए दिए गए कारणों में कोई दम नहीं है, इसीलिए अर्जियां खारिज की जाती हैं। अदालत ने आवेदनों को खारिज करते हुए कहा, आवेदकों द्वारा आत्मसमर्पण को स्थगित करने और जेल वापस रिपोर्ट करने के लिए बताए गए कारणों में कोई दम नहीं है, क्योंकि वे कारण किसी भी तरह से उन्हें हमारे निर्देशों का पालन करने से नहीं रोकते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने बिल्किस बानो मामले में दोषियों द्वारा जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की मांग को लेकर दायर कई आवेदनों पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2022 के गुजरात सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि में कई हत्याओं और सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई की अनुमति देने वाले गुजरात सरकार द्वारा पारित छूट के आदेशों को रद्द कर दिया। 1992 की छूट नीति के तहत 14 साल की सजा काटने के बाद अगस्त 2022 में गुजरात राज्य द्वारा आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों को रिहा कर दिया गया था। हालांकि खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि गुजरात राज्य के पास मामले में छूट देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मुकदमा महाराष्ट्र राज्य में हुआ था और दोषियों को आत्मसमर्पण करने के लिए इसी रविवार तक 2 सप्ताह का समय दिया। आसन्न समय सीमा के मद्देनजर 3 दोषियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वी चिंता बरेश ने गुरुवार को जस्टिस नागरत्ना की अगुवाई वाली खंडपीठ के समक्ष उनके आवेदनों का उल्लेख किया और विस्तार याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की मांग की। जस्टिस नागरत्ना ने जवाब में रजिस्ट्री को ये फैसला सुनाने वाली खंडपीठ के पुनर्गठन और आवेदनों को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। न्यायपालिका को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रण मिला है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशों, शीर्ष वकीलों और साथ ही साथ 50 से अधिक लोगों में न्यायविद भी शामिल हैं। राम मंदिर पर फैसला देने वाले जजों को भी न्योता दिया गया है, जिसमें CJI चंद्रचूड़ भी शामिल होंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भी आमंत्रित किए गए हैं। राम जन्मभूमि मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के 5 जजों को 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये जज हैं तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S. अब्दुल नजीर, जो बेंच में शामिल रहे थे। आमंत्रितों में पूर्व प्रधान न्यायाधीशों और शीर्ष वकीलों
सहित 50 से अधिक लोगों में न्यायविद भी शामिल है। इसके अलावा आमंत्रितों में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भी शामिल है। जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से सीजेआई के पद से रिटायर हुए थे। 4 महीने के बाद राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के सांसद के तौर पर मनोनीत किया था। वे राज्यसभा पहुंचने वाले तीसरे जज थे। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत पहले जज थे। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे 23 अप्रैल 2021 को सीजेआई पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने रंजन गोगोई की जगह ली थी। जस्टिस बोबडे 8 साल सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। हालांकि रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बोबडे ने कोई आधिकारिक सार्वजनिक पद नहीं संभाला। वे महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के चांसलर हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के मौजूदा सीजेआई। उन्होंने नवंबर 2022 में भारत के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। वे भारत के सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ के बेटे हैं। जस्टिस अशोक भूषण जुलाई 2021 को रिटायर हुए थे। 4 महीने बाद नवंबर में उन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया। उनका कार्यकाल 4 साल के लिए है। उनसे पहले ये पद 20 महीने तक खाली रहा था। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने अक्टूबर 2021 में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। जस्टिस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट से जनवरी 2023 में रिटायर हुए। 1 महीने बाद उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। वे अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाले 5 जजों में एकमात्र मुस्लिम थे। इतना ही नहीं, अब्दुल नजीर नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने वाले जजों की बेंच में भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एआईएडीएमके निष्कासित किए गए नेता पनीरसेल्वम को राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने पार्टी से अपने निष्कासन को चुनौती दी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में पहले की अपनी याचिका को ठुकरा दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पनीरसेल्वम को राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने नेताओं द्वारा अलग अलग दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जाहिर तौर पर पार्टी में विभाजन है। पार्टी में विभाजन तो है ही। पीठ ने कहा है कि इस विवाद को सबूतों के आधार पर मुकदमे में खुद ही सुलझाना होगा और निष्कासन के प्रस्ताव पर रोक लगाने से विभिन्न समस्याएं पैदा होंगी। पीठ ने ओपीएस जेसीडी प्रभाकर और आर वैथिलिंगम और पीएच मनोज पांडियन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कहा है कि मुकदमा जारी रखें और वे कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे इस स्तर पर हस्तक्षेप करते हैं तो ये डिक्री के समान होगा। पीठ ने उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ताओं को अंततः जो राहत चाहिए उसके लिए मुकदमे में सफल होना होगा। गौर करने वाली बात है कि जुलाई 2022 की आम परिषद की बैठक में के पलानी स्वामी को पार्टी के अंतरिम प्रमुख के रूप में चुना गया था। इसके बाद पलानी स्वामी ने पनीरसेल्वम के साथ 3 और नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पनीरसेल्वम ने इन दोनों फैसलों को चुनौती दी थी, जिसे मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां पर फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। सामान्य परिषद अन्नाद्रमुखी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और पार्टी ने पनीरसेल्वम और उनके समर्थकों को पार्टी से निष्कासित कर पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव चुनने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी। पलानीस्वामी को 2023 में पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। अन्नाद्रमुक तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भारी जुर्माने के साथ खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा है कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और यहां याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। अदालत ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली
वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी नीयत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 4 अगस्त को राहुल गांधी के विवादास्पद भाषण मामले में राहत दी थी और उस भाषण में मोदी सरनेम पर एक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में संबंधित याचिका में राहुल गांधी को दी गई सजा पर रोक लगाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल को लोकसभा सदस्यता के अयोग्य घोषित किए जाने वाले लोकसभा सचिवालय के आदेश को भी बेअसर करते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया था। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसके बाद राहुल की सदस्यता चली गई थी और बता दें कि इससे पहले इसी याचिकाकर्ता ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने 1 लाख रुपए के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी या यूपीसीसी से उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम या यूपीएसआरटीसी के बकाये की 2 करोड़ 66 लाख रुपए की वसूली यूपीसीसी द्वारा जमा करने की शर्त के अधीन रहेगी। 4 हफ्ते के अंदर 1 करोड़ रुपए प्रासंगिक रूप से ये बकाया 1981 से 1989 के बीच अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए यूपीएसआरटीसी की बसों और टैक्सियों का उपयोग करने के लिए था। उस अवधि के दौरान कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में थी और अदालत पिछले साल अक्टूबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के खिलाफ यूपीसीसी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पार्टी को 3 महीने के भीतर नियत तारीख से 5% की दर से ब्याज के साथ ही यूपीएसआरटीसी का बकाया चुकाने का निर्देश दिया गया। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यूपीसीसी की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि अदालत याचिकाकर्ता की वास्तविक देनदारी का निर्धारण और पता लगाने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने की संभावना तलाशेगी। कोर्ट ने आदेश दिया। इसी बीच याचिकाकर्ता द्वारा दोनों पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 4 सप्ताह की अवधि के भीतर 1 करोड़ रुपए की राशि जमा करने पर आगे की वसूली पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट के समक्ष यूपीएसआरटीसी उल्लेख किया गया कि वर्ष 1981 और 1989 के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री के निर्देशों पर यूपीसीसी को बसें, टैक्सी आदि वाहन दिए गए, जो सभी याचिकाकर्ता पक्ष के थे और बिल नियमित रूप से जारी किए जाते थे। उनका भुगतान किया जाना आवश्यक है। अपने आदेश में खंडपीठ ने कहा कि बिलों के भुगतान के बिना मामला पिछले 25 वर्षों से लंबित रहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही राशि 1972 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत वसूली योग्य नहीं है, क्योंकि राशि का भुगतान 25 वर्षों से नहीं किया गया। न्यायालय ने यूपीसीसी को निर्देश दिया कि वह यूपीएसआरटीसी को 3 महीने की अवधि के भीतर भुगतान की तारीख से 5% ब्याज के साथ 266 लाख रुपए का भुगतान करें। अधिकारियों के प्रदर्शन और मूल्यांकन रिपोर्ट शुरू करने में सक्षम बनाने वाले नियम को रद्द करने के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। असम के उप या जिला आयुक्त अन्य राज्यों के जिलों में कलेक्टर मजिस्ट्रेट के समकक्ष एक सिविल सेवा पद हैं और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक एसपी के प्रदर्शन की समीक्षा डीसी द्वारा की जा सकती है, क्योंकि बाद वाला पदानुक्रम रूप से पूर्व से ऊपर नहीं है। पीठ ने कहा कि जब एसपी को पुलिस प्रशासन से संबंधित किसी भी बिंदु पर उपायुक्त से असहमत होने और आयुक्त के माध्यम से इस तरह के मतभेद के समाधान की मांग करने की स्वतंत्रता दी गई है और उसके बाद पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से ऐसे एसपी के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसे उपायुक्त के अधीन करना एक पैरोडी होगा जिसके साथ वह असहमत था। और शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी स्थितियों में उपायुक्तों द्वारा पेश की गई वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट
ACR और वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट APAR को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ नहीं माना जा सकता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ असम सरकार द्वारा दायर एक अपील का निपटारा करते समय ये टिप्पणियां की गई। मामला संबंधित है कि असम में SP और ACR और APAR शुरू करने के लिए रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन होना चाहिए। उच्च न्यायालय के फैसले को असम सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। अपील पर फैसला करते हुए शीर्ष अदालत ने असम राज्य के तर्कों पर आपत्ति जताई कि उच्च न्यायालय का रुख करने वाले IPS अधिकारी अपनी पसंद के समीक्षक पर जोर नहीं दे सकते। न्यायालय ने रेखांकित किया कि IPS अधिकारी अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होने के नाते 2007 अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसीलिए उपायुक्तों को पुलिस बल के आंतरिक संगठन में हस्तक्षेप करने की अनुमति देना इस अधिनियम के जनादेश के विपरीत होगा। इस प्रकार असम सरकार की अपील खारिज कर दी गई। 2017 गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने कल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा, जिसने गूगल की नई उपयोगकर्ता पसंद बिलिंग प्रणाली के खिलाफ विभिन्न तकनीकी कंपनियों के याचिकाओं को खारिज कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश SV गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति PD ऑडी केसवालू की पीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाली प्रौद्योगिकी कंपनी की अपीलों पर आज ये आदेश पारित किया। हालांकि खंडपीठ ने टेक कंपनी को अपने ऐप्स को अगले 3 सप्ताह के लिए गूगल प्ले स्टोर से डिलिस्ट करने के बचाने के लिए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। बता दें, जिसके बाद इस तरह की सुरक्षा स्वतः समाप्त हो जाएगी। अदालत कई तकनीकी कंपनियों जैसे इन्फो एज, मैट्रिमोनी.com, ऑल्ट डिजिटल मीडिया आदि द्वारा गूगल और उसकी सहायक कंपनियों के खिलाफ दायर 13 सिविल अपीलों के एक बैच से निपट रही थी। पिछले साल अगस्त में एक एकल न्यायाधीश ने गूगल की ऐप बिलिंग नीति के खिलाफ भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों की 16 याचिकाओं में से 14 को खारिज कर दिया था। याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति S सौंथर ने कहा था कि ये मुद्दा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत उपलब्ध उपाय सिविल अदालत के समक्ष उपलब्ध उपाय की तुलना में बहुत अधिक व्यापक है। इन टेक कंपनियों ने तब डिवीजन बेंच के समक्ष एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया और कब्जे में देरी के लिए होम बायर को मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसी कड़ी में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि उपभोक्ता के क्या हक होते हैं। आप भी सुनिए। स्टेट कंज्यूमर कमीशन उत्तर प्रदेश ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया और कब्जे में देरी के लिए होम बायर को कॉम्पेंसेशन देने का आदेश दिया। This case highlights the challenges faced by complainants who were denied possession of their allotted unit despite adequate payments. यह निर्णय रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में अकाउंटेबिलिटी की नेसेसिटी को एम्फसाइज करता है और कमीशन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। The Consumer Protection Act guarantees 6 basic rights. चलिए जानते हैं ये बेसिक राइट्स क्या क्या है। ये बेसिक राइट्स बेसिकली हेल्प करते हैं कंज्यूमर को रिसीव करने के लिए एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी, प्राइस, पोटेंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट जो वो यूज करते हैं। ये राइट्स कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी फ्रॉड और एनी मैल प्रैक्टिसेस। तो चलिए जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। राइट टू सेफ्टी, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, and right to consumer education. और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.